देखो, मुद्रा कहने से समझ में आता है कि कोई किसी धातु या कागज का बना हुआ वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है, मतलब, और यह वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है। ये बातें समझ में आया? जैसे देखो, मुद्रा को हम किस रूप में समझते हैं? कोई ऐसा चीज हो, धातु का हो या फिर कागज का बना हो, जो वस्तु, मतलब क्या होता है, वस्तु हमारे आय को उपलब्ध करवाता है उस चीज में। वस्तु जो है दिनचर्या में आय उपलब्ध करवाता है, मतलब जो है उसको हम लोग पैसे के रूप में, या मान के चलो ऐसा चीज मान के चलते हैं कि ये यूनिवर्सल होता है, मतलब सभी लोग इसको जो है मानेंगे, किसी को भी देगा तो उसका वो वैल्यू समझेगा और उसके बदले में वो जो तुमको चाहिए वो दे सकता है। और वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है ये मुद्रा। ठीक, मुद्रा के हाँ ठीक है ये। और देश अथवा देश विदेश में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और मुद्रा के विकास हाँ को देखने के क्रम में यहाँ पर देखा दिया गया है कि सबसे पहले जो हम लोग वो देखे थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। ठीक, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आजकल फिर क्या हुआ, पत्र मुद्रा या चेक के द्वारा फिर होने लगा था। ठीक है, हाँ उसके भी पहले जब देखो मुद्रा भी आया तो धीरे धीरे जो है पत्थर, कौड़ी, सोना, फिर चांदी, इस तरह से जो है धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर कागज के मुद्रा का उपयोग होने लगा। और आजकल जो है कागज की मुद्रा से भी अब जो है चेक के द्वारा भी काम हो जाता है। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्कों से समझा जाता है। मेनली जो है अपने यहाँ पर अभी तक क्या होता है, मुद्रा का अर्थ माना जाता है कि धातु से बने जो सिक्के होते हैं उसको, लेकिन अब जो है सिर्फ उसका नहीं होता। और मुद्रा क्या है, शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के रूप में अर्थ में भी किया जा सकता है। क्या ये एक तरह का चिन्ह है कि ये जो है ना, इसका वैल्यू 100 रुपये है तो ये मुद्रा का चिन्ह हो गया। ठीक, वास्तव में उस कागज की कोई खास कीमत नहीं है, बट उस पर जो मुहर लगाया हुआ है, उस पर जो लिखा हुआ है ना, उसका वैल्यू है उस पर। ठीक है, जिस वस्तु पर हाँ सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक, ये सब सिंपल डेफिनेशन है समझने के लिए, बाकी इसका डिटेल डेफिनेशन आगे होगा। अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं हैं। ठीक है, अब इसका अलग अलग इकोनॉमिस्ट के थ्रू जो है इसका परिभाषा दिया है। तो प्रोफेसर हार्टलेविट्स के द्वारा क्या है, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, मतलब क्या है, पैसे की तरह काम करता है, मतलब जैसे आदान प्रदान में सहयोग करता है, किसी भी चीज़ का मूल्य मापने में सहयोग करता है। तो ये सब हो गया इसका। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कोलबर्न के अनुसार मुद्रा हुआ है जो मूल्य का एक मापक है और भुगतान का साधन है। मुद्रा क्या है, मूल्य का मापन करता है। ये हम लोग समझ लेते कल कि मूल्य का मापन कैसे और करता है और भुगतान का साधन कैसे है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नैप के अकॉर्डिंग जो है, कोई वस्तु के जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा घोषित की जाती है कि यह मुद्रा है, तो ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद फिर सेलिगमैन, इसके अनुसार क्या है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। सामान्य स्वीकृति प्राप्त है का मतलब है कि इसका जो है वैल्यू सबको पता है, सब मानता है इस बात को। अगर किसी को भी वो पैसे ले जाकर दे दिया जाए, मुद्रा दे दिया जाए, तो वो उसके वैल्यू के बराबर जो चीज़ें वो दे सकता है वो देगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सामान्य स्वीकृति है सबके बीच में। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं इस मुद्रा को नहीं मानता, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि समान स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह, मतलब कानून के द्वारा, विधिग्राह का मतलब विधि मतलब कानून। ठीक है, मतलब कानून के द्वारा जो है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान तथा का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। सबसे अच्छा डेफिनेशन जो अभी तक का है वो तुम्हारा ये है, यहाँ से लेके किताब में चिन्ह लगा लो, ये तुम्हारा सबसे अच्छा डेफिनेशन है पूरा। सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह मतलब कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत?
अर्थ विकास के वर्तमान युग में अर्थव्यवस्था में तरक्की होने के क्रम में तथा वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया पत्र मुद्रा यानी कि पेपर मनी या चेक के द्वारा होने लगा। ठीक है, चेक के द्वारा, आदि शाख मुद्रा द्वारा हो रहा है। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, जिसे हम एटीएम सह डेबिट कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड एक ही होता है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ये इसको क्या है, प्लास्टिक मुद्रा। पूछेगा कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है तो बोलेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट हाँ, कार्ड। ऐसा मतलब एक कार्ड के रूप में मतलब मुद्रा हो जो कि जिसका कार्य जो है विनिमय संपादित करने में किया जाए कंप्यूटरीकृत तरीके से। ठीक है, और मतलब मेनली जो डेबिट और क्रेडिट की तरह। ठीक, इस तरह कंप्यूटर के दौर में कोर बैंकिंग भी हो गया है। कोर बैंकिंग का मतलब होता है मोबाइल से पैसा पासवर्ड वगैरह डाले, यूपीआई वो पिन वगैरह जो भी होता है, और उसके बाद उससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह होता है उसी तरह से के प्रचलन फोन से पे। कुछ ही क्षणों में देश या विदेश के एक दूसरे से एक भाग से दूसरे भाग में मुद्रा का हस्तांतरण हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है मनी का कहीं भी। उस दिन बताए थे इसके बारे में कि कैसे। ठीक है, बिना किसी कठिनाई के किया जाने लगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुद्रा के क्रमिक विकास यहाँ पर दिया हुआ है कि मुद्रा का क्रमिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद वस्तु वस्तु मुद्रा आया। ये क्या होता है इसको बताते हैं अभी। उसके बाद धात्विक मुद्रा। ठीक, उसके बाद सिक्के, और फिर पत्र मुद्रा, और फिर शाक मुद्रा। ठीक, तो सबसे पहला है वस्तु विनिमय। ये तो कल बताए ही थे। इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद वस्तु मुद्रा, वस्तु विनिमय से अलग है ये वस्तु मुद्रा। ठीक है, कमोडिटी मनी इसको बोलते हैं। वहां पर बार्टर सिस्टम था। इसमें क्या होगा, प्रारंभिक काल में जो किसी वस्तु, एक वस्तु को मुद्रा के कार्य के संपन्न के लिए चुन लिया गया था। जैसे मान के चलो कि पूरे गांव के लोग थे उस टाइम, चूंकि ज्यादा लोग इधर उधर जाते नहीं थे, तो पूरे एक गांव था, ये एक गांव है, तो मान लिया गया कि इस गांव के जो मुखिया होते हैं ना, उसको बोला, वो जो है सबका बैठक बुलाया और वो बोला कि देखो हर चीज का जो मतलब जैसे 10 केजी चावल है, तो 10 केजी चावल से तुम जो है इतना 5 केजी या गेहूं खरीद सकते हो, 4 केजी सब्जी खरीद सकते हो, 4 केजी दूध खरीद सकते हो। तो इस तरह से क्या किया, एक वस्तु के आधार पर सारी चीजों को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया वस्तु मुद्रा, किसी एक वस्तु को जो है मुद्रा के रूप में चुन लिया गया। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, जैसे कोई भी, जैसे चमड़ा वगैरह का भी, कुछ भी, किसी भी एक चीज को, जैसे अनाज को भी माना जा सकता था मुद्रा का कार्य करने के लिए। ठीक है, और इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और उसके बाद फिर आया धात्विक मुद्रा, मतलब धात्विक का मतलब धातु का प्रयोग होने लगा, मेटलिक, मेटल का। वस्तु द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी देखो, वस्तु के द्वारा एक वस्तु को फिक्स तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी दिक्कत बहुत ज्यादा होता था। ठीक, तो उसके बाद किया गया, धातुओं का प्रयोग किया गया। धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। जो पीतल, तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। ये सब याद रखना। ठीक, उसके बाद सिक्के। जब धात्विक मुद्रा से भी कुछ परेशानियां आने लगी तो फिर, या ज्यादा भारी होने लगा या सर्वमान्य नहीं होने लगा, तो उसके बाद सिक्के आए। धातु मुद्रा के प्रयोग में धीरे धीरे कुछ कठिनाइयां आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, सोने चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित है। मतलब देखो, सोने चांदी से बना होता था, और इसमें क्या होता था कि देश की जो सरकार है वो मान्यता प्राप्त करता था, उस पर मुहर लगाता था कि ये जो है 5 रुपये इसका वैल्यू है, 5 आना जो भी था उस टाइम का सिस्टम, उसके अनुसार से सभी सिक्के का वैल्यू जो है डिफाइन कर दिया, मूल्य कितना होना चाहिए वो डिफाइन कर दिया सरकार के मुहर के द्वारा। ठीक, और उसे फिर उसको क्या कहा गया, सिक्का कहा गया। अब यहाँ पर कुछ सिक्के दिए हुए लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। ठीक, वही सब है, 1 रुपया होगा, 50 पैसा होगा, 25 पैसा, फिर और सब उससे भी छोटा। ठीक, और उसके बाद फिर क्या आया, पत्र मुद्रा, पेपर मनी। सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे, जैसे कि एक बहुत भारी होता था। अभी भी लोग सिक्का क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। अगर 1,000 का सिक्का ले लोगे तो फिर चल पाओगे नहीं ना, तो इसीलिए ये सब और भी कठिनाइयाँ आने लगी। समय ज़्यादा लगने लगा उसको गिनने में या ले जाने में, दिक्कतें होने लगी। तो इसके वजह से फिर पत्र मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब इस सिक्का को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई कठिनाई होने लगी, इसलिए फिर
पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन ही है अभी वर्तमान में। ठीक है, और देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक, देश के केंद्रीय बैंक, ये एक वर्ड है अच्छा सा। एक केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होगा? केंद्रीय बैंक का मतलब हुआ पूरे देश का एक बैंक। ठीक है, पूरे देश का एक बैंक जो रेगुलेट करता हो सारी चीज़ों को। जैसे अपने यहाँ पर केंद्रीय बैंक कौन है? अपने यहाँ पर अपने देश के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है बताओ? स्टेट बैंक ऑफ स्टेट इंडिया। बैंक। नहीं 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 नहीं, स्टेट बैंक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। समझा? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है केंद्रीय बैंक है। तो क्या हुआ, देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि भारत वित्त में विभाग जितने भी का। रुपये हैं, भारत में जितने भी रुपये हैं वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। लेकिन 1 रुपया का जो सिक्का होता है वो कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्री करता है, वित्त विभाग करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय से होता है। ये वित्त मंत्रालय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका वित्त का मतलब होता है, जैसे देखो पैसों के बारे में, या कितना पैसा कहाँ जाना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना रखना चाहिए, उसे इस तरह की जो काम जिसके अंतर्गत होता है ना, उसको वित्त कहते हैं। ठीक है, वित्त। जैसे सुना होगा ना कि जैसे तुम्हारे घर में मान के चलो जो है, जो डिसीजन लेता है कि नहीं ये पैसा यहाँ पर खर्चे करने, वो वहाँ करने, तो वो वित्तीय कार्य है, फाइनेंशियल वर्क है, वो फाइनेंस रिलेटेड, पैसों का मैनेजमेंट करना है उसको। ठीक है, ये वित्त विभाग का काम होता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर यदि कोई पूछे कि 1 रुपया का जो है सिक्का या नोट कौन जारी करता है, वो जारी वित्त करता है मंत्रालय। वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी बोल सकता है। लेकिन और बाकी सब सिक्के, बाकी सब रुपये कौन जारी करता है? बाकी सब रुपये जारी करता है आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक। ठीक है ना, ये क्लियर रखना। 2 रुपये या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक, यहाँ आगे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जारी द्वारा चलाए जाते हैं। इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपये के नोट जारी करती है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और फिर ये 1000 अब नहीं है। अब 1000 के जगह पे क्या आ गया? अब 1000 रुपया चलता है रे? नहीं, 2000। अब चलता है 2000। और भी अब चलता है, देखो यहाँ पर 100 रुपया दिया है, फिर 500 दिया है, 200 रुपया भी अब चलता है। हाँ। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। ठीक, ये कब से हुआ? 2500 और 1000 के नोट कब बैन हुए थे, याद है? 8 ना, नवंबर 2016। चलो, 8 भारत में नवंबर 2016 में। भारत एवं इसको कहते हैं ना डीमोनिटाइजेशन कहते हैं इसको, हिंदी में माना जाए तो क्या बोलेगा, अभी मुद्रीकरण इसको बोलते हैं। वो जो उस टाइम हुआ था, ये कुछ मुद्रा का जो है मान खत्म कर दिया था, बोल दिया था कि वो मुद्रा नहीं चलेंगे। भारत एवं अमेरिका में प्रचलित रुपये के कुछ नमूने यहाँ पर दिया गया है, और देख लो समझने के लिए। चाहे वैसे तो दिखता तो है नहीं क्या क्या है, इतना पुराना किताब है। और फिर लास्ट क्या है? साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा, साख मतलब बताए थे ना, लोन होता है। जैसे देखो साख का मतलब क्रेडिट या लोन की तरह जो होता है ना, कर्ज। जैसे मान के चलो तुम बैंक से लोन लिया या किसी से भी लोन लिया, तो वो तुम्हारा साख हो, उसका तुमको जो है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है चुकाना पड़ेगा। ठीक, साख मुद्रा, आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। और फिर आधुनिक समय में चेक और ये हुंडी, पता नहीं क्या होता था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सुने, आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा कहा जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा
चेक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। और उसके बाद फिर ये है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है, अभी बताए थे प्लास्टिक मुद्रा ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम। हाँ, प्लास्टिक मुद्रा में मेनली जो है एटीएम, और एटीएम को डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, और क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, ये दोनों मेनली इसका सबसे मेन था। वैसे अभी तो और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बट ये सबसे मेन है। ठीक है, एटीएम क्या होता है, एटीएम यानी डेबिट कार्ड क्या होता है। ठीक, एटीएम का पूरा नाम याद रखना। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। प्लास्टिक मुद्रा का क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। और एटीएम का अर्थ है, यहाँ पर दिया तो है, स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यहाँ ध्यान रखना, निकालने और जमा करने की भी यहाँ दिया है। बट ये जो है बहुत कम ही जगह पे देखने को मिलता है जहाँ दोनों ऑप्शन हो। ठीक, और भारत में सभी बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक आदि द्वारा यह ये सुविधा कौन सी अपने बैंक होता ग्राहकों है? को उपलब्ध कराई ICICI। जाती है। ICICI ये सब बैंक का नाम है। जैसे यूको बैंक है अपने यहाँ पर होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। हेलो, हाँ, कौन हल्ला कर रहा है, भगा उसको। पीछे कर रहे थे। कहूँ कोई है? चलो, जाओ। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक एटीएम कार्ड में क्या होता है, एक जो है ना पासवर्ड होता है, नंबर होता है, जो कि गुप्त होता है, गुप्त पासवर्ड होता है। ठीक है, पिन होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जाता है। ठीक, एटीएम मशीन से रुपये निकालने का वो प्रोसेस तो यहाँ दिया होगा, ऐसे पिक्चर में दिया है, फोटो में, खाली मशीन का फोटो, वो जानना जरूरी नहीं, वो तुम लोग को पता ही होगा। चलो, ये क्या लिखा है, मुद्रा का आर्थिक महत्व ना। और उसके बाद फिर क्या है, प्लास्टिक मुद्रा में एक तो डेबिट कार्ड था, उसके बाद एक क्या है, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में सबसे ये जो इसमें वीजा नाम का क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, और उसके बाद एक होता है रुपे, होता है RUPAY, मेरे पास है, भैया के पास ये वीजा मास्टर कार्ड सब है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध हैं। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उनकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। तो इसमें क्या होता है, वीजा क्या? एटीएम कार्ड नाम है, देखो एटीएम में क्या होता है, एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड में यानी एटीएम में होता है कि जब तुम्हारे बैंक में पैसा हो, तुम्हारे अकाउंट में पैसा हो, तभी तुम जो है किसी एटीएम से जाके निकाल सकते हो। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में अगर भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है, तो फिर भी तुम कुछ रुपये निकाल सकते हो, बट वो एक निश्चित समय के लिए होगा कि 1 महीने या जितना भी दिन का होगा, उसके बाद तुमको वो जमा करना पड़ेगा। और वो बैंक तुमको जो है ये क्रेडिट कार्ड तभी जारी करेगा जब उस बैंक को तुम्हारे ऊपर भरोसा होगा कि तुम उसका पैसा जो है जब लोगे वो उसको वापस कर सकते हो। ये समझ में आया इसमें दोनों में अंतर। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है। वो जो है वास्तव में देखो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के साथ एक और चीज क्या है कि उससे तुम डायरेक्ट पैसा निकाल नहीं सकते। अगर यदि तुम चाहोगे कि एटीएम के में जाएंगे और क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेंगे तो वो नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं निकाला जाता, उससे क्या किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदा जा सकता है। मान के चलो जैसे पेट्रोल भरवाने गए तो वहाँ पर जो है मशीन रखा हुआ है कार्ड वाला, तो कार्ड स्वाइप करके वहाँ से तेल भरवा सकते हैं, बट पैसे एटीएम से नहीं निकाल सकते इससे, क्रेडिट कार्ड से, ये ध्यान रखना। बट आजकल जो है कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे लोग जो है पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करते हैं पेटीएम के थ्रू अपने अकाउंट में, और उसके बाद फिर एटीएम से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ये तो अलग चीज़ है, वो तो लोगों का दिमाग आगे चलता है, तो ये सब हो जाता है। ठीक, उसके बाद है मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, 1 रुपया 1 पैसा 1 रुपया 1 पैसा। ठीक है, 1 रुपया 1 पैसा यानी 1 रुपया 1 पैसा। 1 रुपया 1 पैसा यानी 1 रुपया 1 पैसा। ठीक है, उसके बाद है मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है।
मुद्रा आर्थिक व्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो सारी आर्थिक व्यवस्था क्या होगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक, यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति का भी संभव नहीं है। ठीक है, सब चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी या मिश्रित, ये तीनों का डिफरेंस पता है ना? सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं, तो ये तो पढ़े थे, हृदय नहीं तो रक्त अवश्य। ठीक है, ये कुछ कुछ ना याद रखना इन लोगों का। एग्जाम बड़े वाला अगर क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें लिखोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, मतलब रटना नहीं है, बैठ के 2-3 बारी देखेगा, दिमाग लगाएगा तो याद रह जाएगा। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये ट्रेस काउट है ना, इसको 2 पार्ट में बांट दो इसके नाम को। ठीक है, तो एगो को ट्रेस इसका हार्ट बना दो, एगो को ब्लड बना दो, हो गया। एगो को हृदय हो गया, एगो रक्त स्रोत हो गया। ठीक है, आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक्शन भी है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार देखते हैं क्या दिया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या, मुद्रा वह धुरी है क्या है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ठीक है, इन्होंने कहा था ये, मतलब सबसे मेन चीज है अर्थव्यवस्था का। तुम ही सोचो, अगर कुछ दिन के लिए पैसे नहीं रहे तुम्हारे पास तो क्या तुम क्या कर सकते हो? एक बिस्किट खा सकते हो क्या बिना पैसे के? नहीं खा सकते। ठीक है, इसलिए मुद्रा का आविष्कार बहुत जरूरी था। क्रॉथर के अनुसार क्या है, ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी मूल खोज होती है। यंत्र शास्त्र में ये सब दिया था पहले भी। यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति में वोट, और इसमें अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रा का सर्वाधिक उपयोग मतलब आविष्कार है। ठीक है, सबसे अच्छा आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित होती है। ठीक, और ये कहानी कविता तो दिया है तो बताए थे। आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। प्रोफेसर फिगो का कहना है, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। विश्व में जो उद्योग वगैरह जितने भी चलते हैं वो सब क्या है, अगर मुद्रा नहीं हो तो वो लोग नहीं चल सकते। ठीक है, मुद्रा जो है उसको कपड़े पहनने के जैसा है उसके लिए। अब उसके बाद जो सबसे तुम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, मुद्रा के लाभ। मतलब पहले भी था लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बड़े वाले में, शायद आगे क्वेश्चन भी होगा इससे रिलेटेड। मुद्रा हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के सभी शाखाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट लाभ दिया है कि क्या क्या लाभ हो सकता है, वो पॉइंट याद रखना। जैसे मुद्रा से क्या होता है, उपभोक्ता को क्या लिखा है यहाँ पर, उपभोक्ता को लाभ। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, वो कैसे देखते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। ठीक है, प्रत्येक उपभोक्ता जो मुद्रा से क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार जो वस्तुओं को खरीद सकता है। और यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। जैसे उसमें तो दिक्कतें था ही कि जब जो मन चीज करे वो नहीं खरीद सकता था तुरंत, जबकि पैसे मुद्रा होने के बाद जो ये आसान हो गया। ठीक है, मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। ये बातें तो समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हारे पास ज्यादा रहेगा तो क्या कर सकता है तुम, क्या हल्ला कर रहे थे? ठीक है, जिसके पास पैसे अधिक रहेगा वो क्या करेगा, से वस्तुओं में सेवाओं की मांग अधिक करेगा, गाड़ी खरीदेगा, कार खरीदेगा, हेलीकॉप्टर खरीदेगा। जिसके पास पैसे अधिक, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीदेगा। मुद्रा का अभाव क्या करता है, मांग को कम कर देता है, घटा देता है। हल्ला मत करो। मुद्रा से जो उत्पादक को भी लाभ होता है। उत्पादक को कैसे लाभ हुआ है, मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने, कच्चे माल को खरीदने तथा संचित रखने तथा समय समय पर पूंजी को उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये सब पॉइंटर खाली याद नहीं रखने, इसका अंदर में ये सब भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उत्पादन लागत कितनी होगी वस्तु का, ये सब क्या होगा, ये सब क्या मुद्रा से ही सारी गणनाएं संभव है। ठीक है,
मुद्रा और साख। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया, मतलब कर्ज लेने की व्यवस्था, एक तरह से कह सकते हो। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योग को वो मुद्रा उधार दे देते हैं। देखो साख का मतलब यहाँ पर साथ ही साथ कर्ज के जैसा मतलब ये भी है साथ में, जैसे तुम बैंक में अगर पैसे रखते हो ना जमा करके, तो वो भी तुम्हारा जो एक तरह से साख के जैसा ही कुछ है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण किया गया, खत्म किया गया वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयाँ थी। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। अब मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया, ठीक है। ये सब लाभ है मुद्रा के। उसके बाद मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने तरलता प्रदान की है क्योंकि इसको कोई भी एक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। तो विनिमय प्रणाली की जो भी कठिनाइयाँ थी उसको दूर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद मुद्रा और पूंजी की तरलता। तरलता क्या होता है, जैसे पानी बहता है ना, पानी जैसे कहीं भी रख दो तो कैसे वो फैलता है, उसी तरह से तरलता का मतलब है कहीं भी वो जो है ना आसानी से इधर से उधर किया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। पूंजी की तरलता प्रदान की क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मतलब यहाँ पर इसका मतलब तरलता का ये भी है कि सभी सामान्य स्वीकृति प्राप्त है सभी का, जो सब लोग उसको मानते हैं कि इसका वैल्यू है और कितना है वो भी फिक्स किया गया है, ठीक है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक। और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर है जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकताओं को की संतुष्टि कर सकता है, ठीक है। ये सब इसके लाभ हो गया। उसके बाद मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता है, ये जो है गतिशील भी है। तरलता था, उसके बाद गतिशीलता भी है। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अब पूंजी को न केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देशों में इसका हस्तांतरण भी संभव है, ठीक है। बैंक के साख पत्रों ने तो पूंजी की गतिशीलता में और भी वृद्धि कर दिया है, ठीक। इसके चलते वाणिज्य व्यापार का विकास संभव हो चुका है, ठीक है। सब कुछ वाणिज्य क्लियर। व्यापार क्या होता है? व्यापार का मतलब तो समझिए रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो उसी से रिलेटेड ये भी है, दोनों लगभग एक ही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर वो अभी बाद में समझ में आएगा, ठीक है। मुद्रा और पूंजी का निर्माण। मुद्रा का लाभ क्या है, मुद्रा और पूंजी का निर्माण। मुद्रा तरल संपत्ति, इससे बैंक में जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है। जब जमा रखते हैं बैंक में पैसा तो साथ में ब्याज भी मिलता है बैंक की तरफ से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। मतलब उपयोग उसका जो है, जैसे फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री लगाए तो उसमें कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का एक अच्छा साधन भी है, ठीक। उसके बाद मुद्रा और बड़े पैमानों के उद्योग। मुद्रा होने से बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सकें, जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। क्योंकि देखो पहले जैसे इसका ये कैसे हुआ, जैसे मान के चलो किसी कोई ऐसा चीज़ है जो खराब हो सकता था, तो उतना दिन तक नहीं रख सकते, ज़्यादा दिन तक, तो ज़्यादा दिन तक नहीं रखेंगे तो ज़्यादा बड़े बड़े फैक्ट्री कैसे खोलेंगे, ज़्यादा पैसे भी तो उसके लिए वैल्यू भी तो चाहिए। अब किसी के पास मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि हल बैल था, और हल और बैल खरीदने के लिए उसको जो है बहुत ज़्यादा चावल गेहूँ चाहिए, तो उतना ज़्यादा चावल गेहूँ से तो 3 साल में उपज करेगा। तो अगर वो 3 साल में उपज करेगा तो फिर 3 साल होते होते तो पहले साल का तो खराब हो जाएगा, तो वो कैसे खरीद हाँ, सकता। तो इस तरीके से समझो इसको, इसीलिए बेच मुद्रा देते हैं, पैसा रख के। बड़े पैमाने में जो है उसको मदद किया गया, ठीक है। मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। मतलब जैसे मान के चलो कहीं के लोगों का अगर राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा तो उसको क्या माना जाएगा, आर्थिक प्रगति माना जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है, ठीक। सामाजिक कल्याण का हाँ, मतलब, सामाजिक कल्याण से। सामाजिक कल्याण का मतलब है जैसे देखो इसमें जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें जो जरूरी चीज़ें उसको नहीं मिल पाता है, तो वो चीज़ें सरकार द्वारा जो उसे दिया जाता है, तो
ये सब कल्याण का मतलब वही होता है। जैसे कम सस्ते रूप में कीमत पे जो है कैसे पीडीएस के द्वारा चावल गेहूँ मिलता है, तो ये सब जो है कल्याण माना जाता है, एक सामाजिक कल्याण है ये एक तरह से। मतलब लोगों को जो है ऐसा कोई ना हो जो भूखा रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से बचाने के लिए। ठीक। और फिर मुद्रा के ये इतने ये सब लाभ थे, ये सब याद रखना। आर्थिक जीवन में मुद्रा का कितना महत्व है ये सब देखो। सभी सब ये सब जितना है, मजदूर किसान ये सब जितना है से लेकर सबकी आवश्यकताएं पूरी करने का उत्तम साधन है। ठीक है। मुद्रा ने आर्थिक जीवन में बहुत सेवा प्रदान की है, इसलिए इसका कहना उचित है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक भी है। ठीक है। मुद्रा क्या है, एक अच्छा सेवक भी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवा प्रदान किया ना, लोगों को कितना आसान बना दिया सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मुद्रा क्लियर है? बचत क्या है? बचत क्या है? बचत समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं और इसे चालू वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती हैं, उसे टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया? इसका अंतर क्या होगा बता सकता है? देखो, समाज की जो कुल आय होती है, जो भी इंसान जितना भी कमाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करता है। हाँ। ठीक। वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। वैसे वस्तु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, जिस दो पर लाख। वो खर्च करता है। एक तो ऐसी चीजें होती है जिसका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग कर लेते हैं और उसको वो फिर खत्म हो जाता है। जैसे मान के चलो तुम कोई फल लाया खरीद के, उसको खा गया तो खत्म हो गया। ऐसा तो होगा नहीं कि आज खा गया फिर से खाओगे उसी फल को। ठीक है। नहीं। तो ये क्या हुआ, क्षणिक रूप से बहुत जल्दी जो है खत्म हो गया। ठीक है। तो इसको बोला जाता है चालू वस्तुएं, करंट गुड्स। ठीक है। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, इन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। टिकाऊ वस्तुएं मतलब जैसे बाइक खरीद लिया या ट्रक खरीद लिया, तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला चीज़ है। चेयर रहा, पंखा रहा, तो ये सब क्या है, टिकाऊ वस्तुएं। ये एक दिन में खत्म नहीं होता, बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए इसको टिकाऊ वस्तुएं बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। इस तरह समाज की कुल आय को इन्हीं दो तरह की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। कुल आय का वह भाग, बचत क्या होता है, पहले उपभोग क्या होता है वो देख लो। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। जब किसी चीज को चालू वस्तुओं पर मतलब खर्च किया जाता है, जैसे खाने पीने में और कुछ कम समय वाले चीजों में, तो उसको क्या बोलते हैं, उपभोग कहते हैं। तथा कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, टिकाऊ वस्तुओं पर, उसको क्या कहते हैं, बचत। इसमें देखो, इसमें बचत को डेफिनेशन एकदम अलग तरीके से दिया है कि वह बचत उसको कहते हैं जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। जबकि रियल में बचत का अच्छा सा मतलब ये होता है, ये समझाने के लिए इस तरह से ही किताब लिखा है, लेकिन बचत का सबसे अच्छा मतलब क्या होता है कि तुम कितना रुपये कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। मान के चलो 100 रुपया कमाए तुम, 90 रुपया खर्च किया, तो तुम्हारा बचत कितना हुआ, 10 रुपया। कितना रुपया बचा के रखा, 10 रुपये। तो वही ये चीज़ है। तो वही इसका देखो, ये ऐसे तो लगता है एक बार ही देखने में कि इसका डेफिनेशन गलत है, कुछ लोग देख के इसको गलत बोल भी सकता है, बट इसमें एक चीज़ है जो समझने वाला है। ये है कि जैसे मान के चलो तुम 90 रुपया का जो 90 रुपया खर्च किया, तो 10 रुपया जो उसके बाद बचा, तो उसको तुम क्या करोगे, उसको किसी न किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में, यानी कि टिकाऊ वस्तुओं में ही लगाओगे। मान के चलो तुम कहोगे कि नहीं हम तो खर्च कर ही नहीं रहे, बैंक में जमा रख रहे हैं, बैंक में भी जमा रख रहे हैं तो उससे तो हमको ब्याज तो मिल ही रहा है ना, तो वो बचत ही तो हुआ वो भी। या फिर मान के चलो तुम कहोगे कि हम किसी टिकाऊ वस्तुओं में लगा दिए, उससे भी तो बचत हुआ ना, वो भी, उससे भी तो कुछ इनकम जनरेट होगा। ये इस व्यू से इसमें ऐसा दिया हुआ है, जबकि ये थोड़ा ऐसे इतना परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये परफेक्ट डेफिनेशन वही हुआ कि कितना ज़्यादा इनकम आय है और कितना ज़्यादा खर्च है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। और यहाँ पर हाँ लास्ट में दिया तो है देखो, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, लास्ट में वो बात लिख दी है। ठीक है। यहाँ पर भी डेफिनेशन दिया, हम देखे ही नहीं थे अभी तक इसको।
ठीक है। सेविंग यानी इनकम माइनस कंजम्पशन, ये भी याद रखना। बचत आय बराबर क्या, ये बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस इनकम उपभोग। इनकम माइनस ठीक है। कंजप्शन। बचत कितने प्रकार के होते हैं, बचत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नगद बचत और एक होता है वस्तु संचय यानी सेविंग इन गुड्स। बैंक भी एटीएम गया होगा कभी तो वहां भी देखा होगा बहुत तरह का बचत होता है, एटीएम में लिखा रहता है। ठीक है। बचत दो प्रकार के होते हैं। नगद बचत मतलब उसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स इन कैश। कैश मतलब मतलब मुद्रा होता है, रुपया जैसे जो हाथ में हो पूरी तरह से, रुपया जैसे हो गया। और वस्तु संचय यानी वस्तु के रूप में कुल आय का कुछ ऐसा अंश भी होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है, इसे संचय या नगद बचत कहते हैं। जो ऐसा वस्तु, ऐसा मुद्रा का अंश, देखो ऐसा आय का अंश जो कि किसी भी वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता, किसी भी वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं, संचय या नगद बचत कहते हैं। मतलब जो मान के चलो 100 रुपया तुम कमाए, 80 रुपया खाने पीने वाली चीज़ों में और फिर 10 रुपया किसी अच्छे मतलब ड्यूरेबल कामों में, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, और फिर उसके बाद जो 10 रुपया बचा वो तुम अपने पॉकेट में रख लिया, 10 रुपये का एक नगद। नोट। तो वो जो 10 रुपये का नोट हुआ तुमको क्या कहलाएगा, वो नगद बचत कहलाएगा, कैश कहलाएगा वो। ठीक है। ठीक है। जब हाँ वस्तु और फिर उसके बाद वस्तु संचय का को यदि विनिमय विनियोग किया जाए यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वस्तु संचय मतलब बचत। ठीक है। वस्तु संचय बोलेंगे। जैसे वही 80 रुपया खर्च किया इधर का मतलब इसमें चालू वस्तुओं में, और 10 रुपया खर्च किया टिकाऊ वस्तुओं में, जो टिकाऊ वस्तुओं में जो खर्च किया गया उसको क्या बोला जाएगा, वस्तु संचय बोला जाएगा। तुम्हारे पास घर में मान के चलो पैसा है, तुम्हारा मन होगा कि चलो पैसा है तो कुछ चावल खरीद कर रख देते हैं, तो वो चावल तुम्हारा क्या है, संचय है। और जो फिर उसके बाद जो कुछ रुपये बचे उसको तुम पॉकेट में रखोगे, तो वो तुम्हारा हो गया नगद नगद। बचत। ठीक है। क्रॉथर के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। वही बात है, सिंपल, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। ठीक है। अर्थशास्त्रियों का कहना है अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास के लिए बचत एवं विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। इनका कहना क्या है कि आर्थिक व्यवस्था को अगर अस्थायी रखना है तो क्या होगा, बचत एवं विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। ठीक है। मतलब बचत भी उतना हो जितना उस पर, और फिर इन्वेस्टमेंट भी उतना रुपया किया जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हाँ साख क्या है, साख। अब अच्छे से समझते हैं साख का मतलब क्या होता है, अभी तक तो ऐसे ही था। चलो, तो साख का मतलब होता है यहाँ पे विश्वास या भरोसा। सबसे पहला चीज क्या होता है, भरोसा होता है या विश्वास होता है कि किसी चीज पर कितना विश्वास है। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होगा उसको अधिक उतना अधिक साख होगा। ठीक, हम्म, जितना उसके साख उतनी ही अधिक होगी। अर्थव्यवस्था में साख का मतलब ऋण लौटाने, देखो ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अब जैसे देखो अभी हम बताए थे ना कि मान के चलो तुम बैंक में पैसा रखे हो, वो भी तुम्हारा साख है क्योंकि तुमको बैंक पे भरोसा है कि वो जो है तुमको रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। और बैंक अगर भी तुमको लोन दिया तो बैंक को भरोसा होना चाहिए कि तुम वापस कर दोगे। अगर भी तुम्हारे पे भरोसा नहीं रहेगा तो वो तुमको पैसे नहीं देगा। और बैंक यहाँ तक भी करेगा कि तुमको अगर बैंक को लगेगा तुम्हारे ज़मीन को, तुम्हारे प्रॉपर्टी को देख के कि तुम जो है सिर्फ 10 ही हजार रुपये वापस करने के, उसको विश्वास होगा कि तुम 10 हजार से ज़्यादा वापस नहीं कर सकते, तो वो 10 हजार से वो ज़्यादा तुमको लोन नहीं देगा। ठीक है। ये होता है विश्वास के मतलब, ये जो इसमें जो है ना, ये हो गया साख का मतलब। यहाँ तक साख का मतलब अब समझ में आया अच्छा से। हम्म। हाँ साख का मतलब होता है कि पैसे या ऋण लौटाने की का शक्ति कितना है, विश्वास कितना है उसको कि तुम ऋण लौटा दोगे। अगर भी तुम बोलोगे कि हमको जो है 50 रुपया दीजिए, ठीक है, जब तुम हमको छोड़ो ना, किसी को अपने दोस्त लोग को बोलोगे अरे 50 रुपया दो, तो तुम्हारा दोस्त तुमको 50 रुपया तभी देगा जब उसको लगेगा कि तुम उसका वापस कर सकता है। अगर भी उसको लगेगा कि तुम वापस नहीं कर सकता तो वो तुमको नहीं देगा। ये हो क्या हुआ, ये साख हुआ। ठीक है। और ये किस पे चलता है, विश्वास के भरोसे चलता, विश्वास पर चलता है। ठीक, इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
हाँ साख, अब यहाँ अच्छा से डेफिनेशन है प्रोफेसर जीट के अनुसार, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। मतलब एक ऐसा विनिमय का माध्यम है, एक निश्चित समय में बैंक बोलेगा 1 महीने में हमको पैसा वापस चाहिए, अभी दे रहे हैं लोन, तो 1 महीने के बाद जैसे ही तुम उसका पैसा वापस करोगे फिर क्या होगा, वो तुम्हारा साख पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो साख के 2 पक्ष होते हैं, ऋणदाता, एक तो साख में कौन कौन होते हैं, एक होते हैं ऋण देने वाला, कर्ज देने वाला। ऋण का मतलब समझ रहे हैं ना, कर्ज। और ऋण देने वाले को क्या बोलते हैं, ये कर्ज। सब वर्ड याद रखना इंग्लिश में भी, आगे हिंदी में वर्ड नहीं मिलेगा जल्दी। ऋणदाता कौन कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, और ऋणी जो है, जो ऋण लेता है उसको वो क्या कहलाता है, डेबिटर कहलाता है। डेबिटर, डेब्ट मतलब होता है ऋण, लोन। ठीक है, साख के कितने पक्ष होते हैं, 2, हाँ। एक ऋणदाता और एक ऋणी। ऋणी मतलब जो ऋण लेता है, ऋणदाता जो है ऋणी को कुछ वस्तुएं या धन उधार देता है जिसका तत्कालीन भुगतान उसे प्राप्त नहीं होता है, मतलब तुरंत जो इसका पैसा उसको नहीं मिलता है। यह काम विश्वास के आधार पर होता है, रुपयों की जो राशि उधार ली जाती है उसका भुगतान कुछ समय बाद कर दिया जाता है। अभी मान के चलो तुम बोलोगे दुकान पे जाके हमको दीजिए पैसा, हम जो है 4 दिन में आपको पहुंचा देंगे, अगर ये दुकानदार को तुम्हारे पे विश्वास होगा तो दुकानदार तुमको सामान उधार में दे देगा, उस टाइम तुम उसको पैसा नहीं दोगे, 4 दिन के बाद तुमको पैसे वापस करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो अगली बार जब किसी से मांगोगे तो वो कहेगा नहीं तुम्हारे पर मेरे को विश्वास नहीं, और वो नहीं देगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर। हाँ जो वस्तुएं एवं सेवाएं उधार ली जाती है उसका भुगतान इसी प्रकार होता है। ठीक है, चूंकि साख का आधार है ऋण, ऋणी पर विश्वास ये भरोसा, अतः बिना विश्वास ये भरोसे के उधार लेन देन नहीं हो पाएगा। इस तरह स्पष्ट होता है कि किसी दिए हुए समय में ऋणी रुपये, सेवाएं या वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है, और यह एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। ब्याज सहित, ब्याज भी लगता है। ठीक है, ब्याज क्या होता है ये अच्छे से पता है तुम लोगों को, क्लियर है। हाँ अब ये है कि साख का आधार क्या है, साख के मुख्य आधार क्या क्या होते हैं, विश्वास सबसे पहला, सबसे मेन आधार क्या होता है साख का, कि तुमको कोई कर्ज क्यों देगा, वो होता है विश्वास। साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी जो है समय पर रुपये लौटा देगा, ये बता चुके हैं अभी। ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टर, चरित्र, लोग जो है कैसा है, कहीं धोखेबाज तो नहीं है। ऋणी या चरित्र भी उसके साख का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि ऋणी चरित्रवान या ईमानदार हो तो उसे ऋण मिलने की में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है और उन्हें कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हाँ मतलब कौन सा अब उसके बाद तीसरा चीज क्या है, चुकाने की क्षमता, मतलब जो, मतलब वापस करने की क्षमता कितनी है, व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता या योग्यता उसके साख को प्रभावित करती है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उस व्यक्ति को भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। ये अभी बता चुके हैं ये सब अभी। इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक, अगर दे तुम बोले ना कि तुम अगर दे 50 रुपये लौटा सकते हो तो सिर्फ 50 से ज़्यादा तुमको बैंक या कोई भी लोन नहीं देगा, कोई भी। और उसके बाद पूंजी या संपत्ति, वो फिर देखेगा कि तुम्हारे पास कितनी पूंजी या संपत्ति है। जैसे मान के चलो जमीन है, बैंक में लोन लेने जाओगे तो सबसे पहले जमीन के कागजात लेगा वो, क्यों, जमीन के कागजात वो इसलिए लेगा क्योंकि अगर तुम उसका लोन वापस नहीं कर सकोगे तो वो तुम्हारा जमीन ले लेगा। ठीक है, अब कोई इंसान के पास जमीन ही नहीं रहेगा तो वो लोन लेने जाएगा तो उसको उतना आसानी से लोन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है, अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होगी उसका उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। ठीक है, ये सब क्लियर है। ऋण की अवधि, यह भी डिपेंड करता है, ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते हैं, मतलब दीर्घकालीन ज्यादा समय के लिए ऋण देने में डर लगता है, किसी को भी नहीं देना चाहेगा कोई भी, क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि दीर्घकाल में ऋणी की क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ऋणदाता अल्पकालीन ऋण देना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम समय के लिए।
क्लियर है? हाँ इस तरह साख के उपरोक्त आधार का है, उपरोक्त आधार है यह आवश्यक तत्व है। साख के प्रमुख आधार को हम अंग्रेजी के इन वक्तों में देख सकते हैं। पर्सन्स क्रेडिट डिपेंड्स ऑन 4 C's, 4 C पर डिपेंड करता है वो। कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल। विश्वास, चरित्र, क्षमता और पूंजी, कैपिटल। कैपिटल चार में C। पूंजी होती हाँ, कैपिटल मतलब पूंजी भी होता है, राज्य भी होता है, मतलब राजधानी भी होता है, और बड़े अक्षर भी होता है इंग्लिश में। कैपिटल होता है मतलब पूंजी। ठीक है। साख पत्र अब क्या होता है? है। जो हाँ साख तारीख के साख पत्र क्या होता है? साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। ये वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी ग्राह्य विधि द्वारा जो है, मतलब कानून के द्वारा जो है क्या होता है, मान्यता प्राप्त होता है, जबकि साख पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती, यह विश्वास पर चलता है। साख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर भी तुम मान के चलो, तुम जो है तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और तुमको कोई सामान खरीदना है, तो तुम जो है, दुकानदार तुमको ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा 100 रुपया जो वो हम नहीं लेंगे, इससे कोई सामान नहीं लेंगे। लेकिन जब साख पत्र की बात आएगी, जो लोन का जो मान के चलो जैसे क्रेडिट कार्ड है, तो वो मना कर सकता है। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जैसे साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें से चेक हो गया। जैसे दुकानदार को बोलोगे कि चेक से हमको सामान दीजिए, तो वो बोलेगा नहीं, हमको चेक, हमको बैंक अकाउंट नहीं, हम चेक नहीं लेंगे, तो वो मना कर सकता है। ठीक है, तो हाँ ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट हुंडी होता है, कोई पता नहीं क्या होता है। उसके बाद प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख अथवा साख प्रमाण पत्र, ये सब होता है। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। इसका मतलब जैसे एटीएम वगैरह होता है ना, उसी तरह से ये भी होता है। चेक वगैरह का नाम सुना ही होगा। अब चेक क्या होता है, इसमें देख लो थोड़ा सा इसके बारे में। चेक सबसे अधिक प्रचलित साख है। ठीक, चेक एक प्रकार का क्या है, लिखित आदेश है, जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। चेक क्या है, एक तरह का आदेश है, आदेश पत्र है एक तरह से। मान के चलो तुम्हारा किसी बैंक में अकाउंट है, वो तुमको चेक जारी किया है, तुम जो है उसमें जिसको पैसा देना है उसका नाम लिखोगे और कितना रुपया देना है उसके बारे में लिखोगे। तो जब ये सारी चीज़ें लिख के साइन करके दे दोगे, तो बैंक जो है उस आदमी को उतना पैसा दे देगा जितना तुम उसमें लिखा रहेगा। ये होता है चेक। ठीक है, स्पेलिंग इंग्लिश में याद रखना चेक का क्या होता है। उसके चेक बाद होता है यू। बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी शाखा या अन्य किसी बैंक के आदेश से देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसे अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ये देखो, चेक में क्या होता है, वो कोई भी आदमी जो है, कोई भी इंसान चेक जारी कर सकता है, चेक साइन करके दे सकता है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक जो है अपने किसी, अब मान के चलो तुम गया यूको बैंक, उसके पास जो है पैसे उस टाइम नहीं थे, तो वो क्या करेगा, अपने पास जो बैंक के रूप में जो एक साख मतलब कहो कि चेक रहेगा, वो बैंक जो है अपने साइन, बैंक के द्वारा जो मुहर लगेगा, वो मुहर को उसमें करके भेज देगा कि जाओ इलाहाबाद बैंक में ले लो पैसे। ठीक है, तो वहाँ पर तुमको हाँ वो मिल जाएगा। बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से कम खर्च में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, अब मान के चलो वहाँ से पैसे दिल्ली भेजना है, तो ये भी आसान हो जाएगा। लेकिन अब उससे भी आसान आसान तरीका आ गया वैसे। बैंक ड्राफ्ट देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का होता है। ठीक, अब यहाँ उन्होंने दिखाया तो गया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। यात्री यात्री। उसके बाद यात्री चेक। ठीक, यात्री चेक, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त करता है, और प्रत्येक यात्री चेक पर पत्र पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यानी बैंक किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। अब जैसे कोई इंसान होता है जो हमेशा इधर से उधर घूमते रहता है, कभी जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो वो क्या, हर बार जो है पैसे निकालने के लिए अपने लोकल बैंक में जाएगा जहाँ अकाउंट है, नहीं जा सकता।
उस टाइम चूंकि एटीएम कम हुआ करता था, तो उसके वजह से क्या होता है कि यात्री चेक जारी कर दिया जाता है, जिससे कि वो किसी भी बैंक में उसको दिखा के उतना पैसे निकाल सकता है। ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ में आया? इस हाँ यात्री इस पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता। और सबसे लास्ट में है प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी इसको बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का साख है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर यह एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। मतलब मान के चलो तुम बैंक में पैसे जमा किए, तो बैंक में पैसे जमा किए तो वो क्या करेगा, तुमको जो है लिखित दे देगा कि हम जो है तुमको इतना दिन में पैसा वापस करेंगे ब्याज सहित। तो ये प्रति मतलब उसका प्रॉमिस होता है, वादा होता है। ठीक है, आधुनिक समय हाँ में साख साख पत्रों का महत्व काफ़ी बढ़ गया और अब तो उसका वैल्यू घट रहा है, क्योंकि अब उसका ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा। अब जो एटीएम हो गया, फिर ये यूपीआई हो गया। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट और आई से क्या होता है? यूपीआई यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट तो होता है ये। हाँ? ऑफ इंडिया। देख लेना यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी आजकल बहुत चर्चा में। ये तो पुराना किताब है ना, थोड़ा सा वो सब नहीं दिया, अभी सिलेबस नहीं बदला कभी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। ये चैप्टर थोड़ा जल्दी लगता है खत्म हो गया ना रे। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।